कि रासुका क्या होती है, एनएसए क्या होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही कम समय में हम एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि सारे क्वेश्चन यहाँ से लग जाएंगे। केवल छोटा सा वीडियो। क्या किसी विदेशी को एनएसए लगाकर देश निष्कासित किया जा सकता है? तो दोस्त, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस व्यक्ति को धारा 3 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसमें डिटेन किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति देश के लिए किसी भी आधार पर खतरा हो, विदेशी संबंधों के लिए या फिर देश में एकता को, कोई सांप्रदायिकता को खतरा हो, तो उस कंडीशन में उसको गिरफ्तार करके डिटेन करके निष्कासित करने का अधिकार एनएसए देता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मोटो पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति पर रासुका लगा दी गई है, या आपने सुना होगा एनएसए लगा दिया गया है। रासुका क्या है दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसको कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ये जो सुरक्षा अधिनियम है ये 1980 में लाया गया था। तो देश में एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा पैदा करने वाले या सांप्रदायिकता अथवा जातीय दंगों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करने के संबंधित जो कानून है उसी को एनएसए के तहत जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन का उल्लेख है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध। इसका मतलब है अपराध होने से पूर्व ही किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जा सकता है। तो ये भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 22 के खंड 3 और उसका उपखंड बी में आता है, यानी 22 सब क्लोज 3 और बी के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में लिखा गया है। तो ये है क्या? एक्चुअल में ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार के अपवाद के विषय में है। अब हम बात करते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। यहाँ पर लिखा है 90 दिनों तक किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत रखा जा सकता है, यानी उसको डिटेन करके रखा जा सकता है बिना बताए। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सलाहकार बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड। तो उसकी सलाह के बगैर भी किसी व्यक्ति को अधिकतम 90 दिनों तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। तो अब यूपी पुलिस एसआई में जो क्वेश्चंस आए हैं पिछली बार, तो उसकी इंपोर्टेंट धाराएं और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में आए हैं। तो अगर हम बात करें इसके अंतर्गत आपसे कुल धाराएं पूछें तो इसमें कुल 18 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 18। तो इसके अंतर्गत जो इंपोर्टेंट धाराएं हैं उनको मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो सेक्शन 3 जो गिरफ्तारी की शक्ति के बारे में आता है, यानी कि गिरफ्तार कौन कर सकता है। तो गिरफ्तार तो वैसे पुलिस ही करती है, लेकिन जो गिरफ्तारी की शक्ति है वो सरकार को होती है, समुचित सरकार, यानी या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार। और उनके सरकार के आदेश के आधार पर ये जो शक्ति है ये डीएम और पुलिस कमिश्नर को होती है। जिले में डीएम होता है और पुलिस कमिश्नर होता है, उसको ये शक्ति दी गई है। किसके आधार पर? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के आधार पर। अगर ऑप्शन में डीएम है, पुलिस है, या फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दिया है, समुचित सरकार दिया है, तो आपको आंसर लगाना है समुचित सरकार को ऐसी शक्ति होती है जो गिरफ्तारी का आदेश करती है। ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 3 में आती है। सेक्शन 5 के अंतर्गत तो जो डिटेन्ड व्यक्ति है, डिटेन्ड पर्सन है, उसको कहां पर किन परिस्थितियों में रखा जा सकता है, क्या कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है, ये शक्ति किसके पास है? तो ये आता है सेक्शन 5 में। और ये शक्ति होती है आपकी सरकार के पास, या तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। मतलब पहले मामला राज्य सरकार के पास जाता है, फिर केंद्र सरकार के पास जाता है। तो सरकार को ऐसी शक्ति होती है। फिर उसके बाद आती है जो डीएम या पुलिस कमिश्नर होता है। जब किसी व्यक्ति को उनके आदेश पर पकड़ लिया जाता है तो उसको 12 दिन के अंतर्गत, यानी 12 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि ये व्यक्ति इस अपराध में एनएसए लगाकर पकड़ा गया है। फिर राज्य सरकार उस रिपोर्ट को 7 दिन के अंतर्गत, या फिर हम कहें उस सूचना को 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार को देगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। डीएम पुलिस कमिश्नर जो होता है वो 12 दिन में राज्य सरकार को, राज्य सरकार उसको 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार को दे देगी। फिर उसके बाद आती है, अगर किसी व्यक्ति को बिना बताए हिरासत में ले लिया जाए, और मतलब हम कहीं एनएसए लगा करके बिना बताए, उसको पता भी नहीं है कि एनएसए लगा है, और बिना बताए हिरासत में ले लिया है, तो क्या वो व्यक्ति जान सकता है कि मुझे क्यों पकड़ा गया है? तो उसके बारे में कुछ इसके उल्लेख है, वो सेक्शन 8 में आता है। तो बिना बताए ही हिरासत में एनएसए लाकर लिया जा सकता है। सामान्य कारणों में 5 दिन होते हैं, और जो विशेष परिस्थिति होती है 15 दिन ऐसे होते हैं कि बिना आधार बताए भी किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। फिर सेक्शन 9 आता है। सेक्शन 9 के अंतर्गत एक सलाहकार बोर्ड होता है। सलाहकार बोर्ड यानी जो एडवाइजरी बोर्ड है, उसके अंतर्गत 3 सदस्य होते हैं, और वो 3 सदस्य या तो हाई कोर्ट के जज हो,
या जज बनने की योग्यता रखते हो। तो इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो उस समय पर किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। तो जो एडवाइजरी बोर्ड है, जब उसके सामने सब कुछ मामला आ गया, फिर वो सुनवाई करता है, तो उस मामले में 7 सप्ताह का उसको समय होता है जो रिपोर्ट वो सरकार को सौंपता है। और ये जो बात है ये सेक्शन 11 के अंतर्गत आती है। यानी कि अगर सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट की बात करेंगे तो सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट सेक्शन 11 में आएगी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, क्या डिटेन किए हुए पर्सन को वकील करने का अधिकार होता है? तो मैं आपको बताऊं, सेक्शन 11 के अंतर्गत ही है कि जो व्यक्ति डिटेन कर लिया गया है तो वो वकील की मांग नहीं कर सकता है। यानी कि जब एडवाइजरी बोर्ड के सामने सुनवाई हो रही हो तो उसमें वो वकील की मांग नहीं कर सकता। हाँ, अपना रिप्रेजेंटेशन जेल के अधिकारियों के माध्यम से पहुंचा सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सेक्शन 11 के अंतर्गत आता है। और कुछ मुख्य धाराएं हैं। सेक्शन 13, तो इसमें आता है कि किसी व्यक्ति को कितने मैक्सिमम टाइम तक डिटेन करके रखा जा सकता है। तो मेरे भाई, इस व्यक्ति को अधिकतम 12 माह की अवधि तक डिटेन करके रखा जा सकता है। देखो ध्यान रखना है, अगर एडवाइजरी बोर्ड की सलाह है तो भी 12 महीने मैक्सिमम है, और अगर एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति या भी उसकी सलाह नहीं है तो मैक्सिमम कितने दिन है? 90 दिन के अंतर्गत उसको रिटेन किया जा सकता है। सेक्शन 14 आता है, तो सेक्शन 14 के अंतर्गत सरकार को किसी भी समय जो डिटेंशन या निरोध के आदेश है उनको रद्द करने या संशोधित करने की शक्ति दी गई है। यानी कि सरकार जब चाहे तब एनएसए को रद्द कर सकती है या उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकती है। किसी व्यक्ति को मतलब जो पकड़ा गया उस पर एनएसए लगाया गया उसको हटा सकती है, अभी उसको कुछ अमेंडमेंट कर सकती है। अगला इंपोर्टेंट और बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो सद्भावना या गुड फेथ में कोई कार्रवाई कोई डीएम या एसएसपी, हम जो जिले में कप्तान होते हैं वो करते हैं, तो उनको संरक्षण मिलता है। साथ में जो सरकार होती है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार होती है, उनको भी गुड फेथ में कोई अच्छे इंटेंशन में किसी व्यक्ति को एनएसए लाकर पकड़ा गया है तो बाद में वो व्यक्ति मतलब निर्दोष साबित हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को, यानी जो उस अधिकारी को, सरकार को गुड फेथ के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया था, जो व्यक्ति को पकड़ा था, वो गुड इंटेंशन में पकड़ा था कि कहीं देश की सुरक्षा को, या जैसे हम कहते हैं देश में विदेशी संबंध होते हैं उनके आधार पर या फिर सांप्रदायिकता के आधार पर कोई ऐसा मुद्दा न बने, तो उस व्यक्ति को रिटेन किया गया। अब जो ये सब चीज हमने बताई है इसको एक छोटे से ग्राफ के रूप में समझिए, बिल्कुल चुनिंदा शब्द है और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो है क्या दोस्त, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो ये ग्राफ बनाया है, स्पेशल ग्राफ, इसमें क्या है? डिटेंशन किया गया है, यानी जब कोई व्यक्ति पकड़ा गया है, जो पुलिस कमिश्नर या डीएम के आदेश पर पकड़ा जाता है, ये अपनी जो पुलिस कमिश्नर और डीएम होते हैं ये अपनी रिपोर्ट किसको भेजते हैं? राज्य सरकार को भेजते हैं। वो भी कितने दिन के अंदर? 12 दिन के अंदर। और वो राज्य सरकार उस सूचना को किसके पास भेजती है? केंद्र सरकार के पास। कितने दिन के भीतर भेजनी होती है? 7 दिन के भीतर। फिर जो दूसरी बात है कि जो डिटेंशन की मामला है, अभी इसकी जो सूचना है, ये जिला स्तर से सलाहकारी बोर्ड को या फिर हम कहें राज्य सरकार से सलाहकारी बोर्ड को देने का एक प्रावधान है। और ये 3 सप्ताह के भीतर, जिस दिन व्यक्ति पकड़ा गया है उसके 3 सप्ताह के भीतर ये एडवाइजरी बोर्ड को भेजना होता है कि भाई ये व्यक्ति एनएसए लाकर पकड़ा गया है। फिर जो सलाहकार बोर्ड होता है, ये अपनी रिपोर्ट 7 सप्ताह के अंदर, यानी जो आपका मैक्सिमम टाइम है वो 7 सप्ताह है, उसके अंतर्गत सरकार को सौंपता है। और ये सेक्शन 11 में आता है, जैसे हमने भी डिस्कस भी किया था। तो जो सलाहकार बोर्ड है वो अपनी रिपोर्ट भेजेगा केंद्र राज्य सरकार को, और ये धारा 11 के अंतर्गत आता है। और जो सलाहकार बोर्ड को मामला जाता है, सूचना जाती है, वो धारा 10 के अंतर्गत होती है। और कितने दिन के भीतर? 3 सप्ताह के भीतर होता है। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो को आप जरूर अगर पूरा देखें हैं तो डेफिनेटली यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बच जाए। हाँ, अगर आपके कुछ और क्वेरीज है तो आप प्लीज कमेंट में बताएं, और आपको नई वीडियोस बहुत ही जल्द मिलती रहेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।